हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में पिरिडिन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वीडियो लेक्चर में पिरिडिन की स्ट्रक्चर के बारे में जाना था, उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में। आज हम इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये एक कलरलेस लिक्विड है जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट कितना है 115 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसकी स्मेल बहुत ही पंजेंट मतलब बहुत ही तीखी और गंदी सी स्मेल होती है इसके अंदर। और ये दोनों ही खासियत क्या है इसकी, ये दोनों ही सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में और वाटर में, दोनों में मिसेबल है। तो इसमें सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सॉल्युबल हैं पिरिडिन के अंदर, इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट बेसिक सॉल्वेंट के रूप में यूज़ होता है। इवन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी जो कि अल्कोहल में सॉल्युबल नहीं होते, वो इसमें पिरिडिन में सॉल्युबल होते हैं। तो आगे हम देखते हैं कैसे ही हम इसको यूज़ करते हैं। पिरिडिन जो है, हमने कहा बेसिक प्रॉपर्टी का होता है, मतलब इसकी नेचर जो है क्षारीय है। तो इसकी नेचर क्षारीय क्यों है? इसकी नेचर क्षारीय इसलिए है क्योंकि इसमें ये जो है पायरॉल से ज़्यादा बेसिक है, एनिलीन से ज़्यादा बेसिक है, लेकिन एलिफेटिक अमीन से कम बेसिक है। अब ऐसा क्यों है? अब हम इसको एक एक करके देखें। क्योंकि ये पायरॉल से कम बेसिक क्यों, ज़्यादा बेसिक क्यों है? पायरॉल और इसमें क्या डिफरेंस है? पायरॉल में जो नाइट्रोजन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रिंग में डीलोकलाइज हो जाता है, यानी कि नाइट्रोजन की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रहता। जबकि जो पिरिडिन है उसमें जो नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रिंग में डीलोकलाइज नहीं होता है, नाइट्रोजन की पर्सनल प्रॉपर्टी होता है और ये आसानी से दे देता है। नेक्स्ट, एनिलीन। एनिलीन से क्यों ज़्यादा बेसिक है? एनिलीन से ज़्यादा बेसिक इसलिए है, जो पिरिडिन में अगर ये अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता भी है तो वो पिरिडिनियम सॉल्ट जो बनता है वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो जाता है, यानी कि ज़्यादा स्टेबिलिटी है उसकी। जबकि जो एनिलीन है, एनिलीन में जो नाइट्रोजन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर वो अपना देता भी है, पहली बात तो देता नहीं है, और देता भी है तो क्या करता है, वो उल्टा पिरिडिन से एक प्रोटॉन निकाल देता है, वो उल्टा एसिडिक होता है एनिलीन। तो इस तरीके से ये उससे कम ज़्यादा बेसिक होता है। एलिफेटिक एमीन से क्यों कम बेसिक है? एलिफेटिक एमीन से ये इसलिए कम बेसिक है कि जो इसका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का पिरिडिन में, वो किस में है? हम जानते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है ना। और जबकि जो एलिफेटिक एमीन्स हैं उसमें जो होता है हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है नाइट्रोजन का, वो होता है sp3, ये है ना। और पिरिडिन में कौन सा था? sp2। तो यानी कि पिरिडिन में जो s करेक्टर है वो कितना है? 33% हो गया, और जो एलिफेटिक एमीन है उसमें s करेक्टर कितना हो गया? 25% हो गया। तो जिसमें s करेक्टर जितना ज़्यादा होगा, हम जानते हैं स्फेरिकल होता है, तो उसमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होगा। न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होगा यानी कि वो टाइटली बाउंड होगा, टाइटली बाउंड होगा यानी कि वो उतनी आसानी से नहीं निकलेगा। तो इसीलिए जो पिरिडिन है वो एलिफेटिक अमीन से कम बेसिक होता है, जबकि पायरॉल और एनिलीन से ज़्यादा बेसिक होता है। जैसे ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इस पर क्वेश्चन जरूर आता है। तो पिरिडिन कैसा है? बेसिक है। बेसिक है तो ये क्या करेगा? एसिड्स के साथ में सॉल्ट बनाएगा। तो इसीलिए ये एसिड्स के साथ में रिएक्शन करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ में, जैसे कि H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये यहाँ पर अब बना देगा पिरिडीनियम सल्फेट। इस तरीके से देखो, H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा पिरिडीनियम सल्फेट। इसी तरह HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा पिरिडीनियम क्लोराइड। और इसी तरह अगर इसके साथ रिएक्शन करेगा, क्या नाम है, प्लेटिनिक एसिड के साथ H2PtCl6, तो ये क्या बनाएगा? ये देखो, तो पिरिडीनियम प्लेटिनिक क्लोराइड 2, इसके साथ में H के साथ में देखिए 2 हाइड्रोजन इसके पिरिडिन के 2 सॉल्ट मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ गया, तो ये हो गया पिरिडीनियम प्लेटिनिक क्लोराइड। तो
तो इस तरीके से ये बेसिक रिएक्शन बेसिक प्रॉपर्टी का होता है और ये एसिड्स के साथ में स्टेबल सॉल्ट्स बनाता है। नेक्स्ट है रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब जैसा कि हम जानते हैं पिरिडीन जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और एरोमेटिक है तो यानी कि ये एरोमेटिसिटी शो करेगा यानी कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आसानी से देता है इन कंपैरिजन टू एडिशन रिएक्शंस। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है लेकिन ये बेंजीन से कम रिएक्टिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ये जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, तो ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है, तो जिससे रिंग में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रोफाइल उस पर मुश्किल से रिएक्शन करेगा, अटैक करेगा। तो इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता तो है लेकिन ये जो है मुश्किल से देता है, यानी कि कम रिएक्टिव है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए। दूसरा कारण क्या है? जो इलेक्ट्रोफाइल है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन पे जुड़ जाता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहीं पर जुड़ जाता है और पिरिडीनियम सॉल्ट बना देता है, तो जिसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है वो कंज्यूम हो जाता है और हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं होती। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहली बात तो थोड़ा मुश्किल से होती हैं या ये कहें एक्सट्रीमली विग्रस कंडीशंस के अंदर कराना पड़ता है, ड्रास्टिक कंडीशंस में कराना पड़ता है इसको। और दूसरे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो सिर्फ C3 कार्बन पे होती है, यानी कि बीटा पोजीशन मतलब यहाँ पे ये 2 और 6 कार्बन पे होती है। तो ऐसा क्यों होता है इसका कारण हम आगे देखते हैं, क्योंकि जब हमने वैसे भी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़े थे तब उसमें भी इसके बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन अभी हम आगे आपको इसमें दिखाते हैं कैसे। देखो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है ना। जब इलेक्ट्रोफाइल थर्ड पोजीशन पे अटैक करता है यहाँ पे, है ना, तो जब ये थर्ड पोजीशन पे जो अटैक करता है तो इसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, 1, 2 और 3, है ना। ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब आप इसमें देखो तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में किसी भी नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है ना। तो ये है जबकि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक कर रहा है? थर्ड पोजीशन पर। और अगर इलेक्ट्रोफाइल और अगर इलेक्ट्रोफाइल सेकंड पोजीशन पर करे तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आए? इधर की तरफ आए, सेकंड वाले की तरफ, और इलेक्ट्रोफाइल सेकंड पे अटैक करे तो एडेक्ट क्या बनेगा हमारा? ये है। फिर जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो हमारा क्या होगा? ये वाला। इसके बाद जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? ये। अब इसमें देखो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। जो तीसरे वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें नाइट्रोजन पर कैसा आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पे, है ना। जबकि नाइट्रोजन की नेचर कैसी है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स देना नहीं चाहेगा, तो जिसकी वजह से ये वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है थर्ड वाला ये कम स्टेबल है ना, ये दोनों ज़्यादा स्टेबल हैं। तो जब C2 पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है वो कम स्टेबल है, एडेक्ट जो बनता है वो कम स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू 3 वाले के। इसी तरह अगर हम फोर्थ वाले में देखें, ये जब फोर्थ पोजीशन पर अटैक करता है यानी कि यहाँ पर, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पे आएंगे, यहाँ पे ये ऐसे, है ना, यहाँ आ गए, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ गया, एडेक्ट हमारा ये बन गया, है ना। इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? वो ये होगा जिसमें नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और फिर इसके नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कौन सा है? ये है, और फाइनली हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो सेकंड वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसमें नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। वही फिर वाली बात कि जो नाइट्रोजन है वो तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, देना नहीं चाहेगा, तो जिसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल की जो रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं वो थर्ड पोजीशन पर होती हैं और सेकंड और फोर्थ पे नहीं होती। तो जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो थर्ड पोजीशन पे आएंगी। देखें जैसे कि आगे कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो कौन सी है?
वो है हमारी ये, है ना, ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये हमारा pyridine मॉलिक्यूल, ये pyridine मॉलिक्यूल, ये जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है तो हम इसको चारकोल की प्रेजेंस में और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। जब 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं तो जो थर्ड पोजीशन है वहाँ पर हमारा ब्रोमीन ऐड हो जाता है, तो 3 ब्रोमो बन जाता है, या 3, और ये इधर से देखा जाए तो ये भी 3, तो 3 और 5, तो ये तो है 3,5 डाइब्रोमो pyridine, और ये है 3 ब्रोमो pyridine। तो इस तरह ब्रोमिनेशन हमारे यहाँ पे मिलता है। इसी तरह नाइट्रेशन के लिए पोटेशियम नाइट्रेट की प्रेजेंस में और H2SO4 इनके साथ में रिएक्शन करते हैं, यानी कि नाइट्रोनियम आयन चाहिए हमें, तो नाइट्रोजन आयन कहाँ से आया? पोटेशियम नाइट्रेट से, वो इस पर अटैक करता है। तो ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर हमें यहाँ पर ये देता है 3 नाइट्रोपिरिडीन। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड, पहली बात तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, है ना। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? जिसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और उसमें भी SO3 डिज़ोल्व हो, तब उसको हम कहते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। और उसमें भी कैटालिस्ट चाहिए मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4। इसकी प्रेजेंस में जब हम गर्म कराते हैं तब थर्ड पोजीशन पर सल्फोनेशन होता है और हमको मिलता है pyridine 3 सल्फोनिक एसिड, pyridine 3 सल्फोनिक एसिड। तो ये हैं कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कॉमन रीजंस के साथ। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसमें के अंदर की अल्काइलेशन और एसाइलेशन, और हम किसी एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में जब हम गर्म करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएजेंट। ये रिएक्शन इसमें नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएजेंट यानी कि AlCl3 है, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, वो क्या करता है? नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है कैटालिस्ट, और नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ कोऑर्डिनेट करके ये कंपाउंड बना लेता है, ये वाला, है ना। तो हमारा कैटालिस्ट ही खत्म हो गया। जब फ्रीडल क्राफ्ट कैटालिस्ट ही खत्म हो गया तो रिएक्शन कहाँ से होगी? तो इसीलिए इसकी एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शंस नहीं होती। तो इसमें जो क्वेश्चंस जो आते हैं वो इसमें क्या आते हैं? वो एक तो ये पूछते हैं कि pyridine कैसा है, pyridine की बेसिक नेचर के बारे में, है ना। दूसरे उसका कंपैरिजन कि वो एनिलीन से और पायरॉल से क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है, और तीसरा और एक जो क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का, कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन से क्यों हार्डर है इसमें, और थर्ड पोजीशन पर ही क्यों करता है। तो इसमें आपको जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के जो हमने वो दिखाए हैं, ये वाले स्ट्रक्चर्स, ये आपको बना के दिखाने हैं और इनकी डिफरेंस दिखानी है कि किस तरह जो थर्ड पोजीशन पर है तभी हमारा बनता है। तो इस तरीके से ये आज हमने पढ़ा इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। नेक्स्ट टाइम अब हम पढ़ेंगे इसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के रिएक्शंस के बारे में। आज इतना ही।